फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के जो प्रमुख पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये योजना हमें इसलिए भी ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था और उसके लक्ष्य क्या थे। इसी तरह से कभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है, कभी 5वीं, कभी 8वीं। मतलब इस तरह से कई सारी योजनाएं, जैसे 12-13 योजना है, जो 12 योजना जो हमें प्रॉपर तरह से पढ़ना होता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये 4-5 योजना भी अगर सही तरीके से हम याद करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको आमतौर पे पूछ लिया जाता है। जैसे आज हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये योजना हमें चूंकि याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये योजनाएं जो लागू की गई थी वो 1951 से 56 के बीच लागू किया था। ये जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्ष के लिए है। और सबसे पहले ये समझते हैं ये योजनाएं लागू करने के पीछे का मकसद क्या था। देखिए, ये जो योजनाएं जो प्लानिंग होती है वो हर एक सरकार की प्लानिंग होती है। वो चाहती है कि हमारे पास जो टारगेट है, इस टारगेट में हमें क्या क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उस गोल को प्राप्त करने के हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पर सोचते हैं। जैसे आज भी हम लोग जैसे अपनी खुद की पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करने का कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि वो प्लानिंग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है और 1-2 दिन के बाद ही वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक सरकार के लिए ये योजनाएं तो ये प्लानिंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और निश्चित रूप से जैसे हम भी फेल होते हैं अपने मकसद में, ये भी फेल होंगे। हम लोग वो नहीं देखेंगे कि कितना परसेंट टारगेट था, फिर कितना परसेंट हमने अचीव किया, जीडीपी का क्या ग्रोथ रहा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अभी जो हम एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा बिहार पुलिस के लिए, और बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर हम इतना भी कर लेते हैं, अगर योजना वगैरह से अगर कुछ क्वेश्चन पूछना भी होगा तो इसी में से आपका काम चल जाएगा। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था वो क्या था, इन्होंने हैरोल्ड डॉमर मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस मॉडल को तैयार किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था, कृषि ही लक्ष्य क्यों रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के वक्त बहुत ही खराब स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। भारत की स्थिति काफ़ी खराब थी, लगभग बहुत ही कह सकते हो आप कंगाली के स्तर पर हम लोग थे। मतलब कि लोगों का कहते हैं कि एक समय ऐसा भी हुआ था कि बंगाल में मतलब भूख के कारण, अकाल पड़ने के कारण कई सारे लोग मारे गए थे। लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ भूख के वजह से मारे गए थे। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के वक्त देश की स्थिति कितनी खराब रही होगी कि भूख से लोग मारे जा रहे हैं। वैसे में किसी भी सरकार के लिए जब सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम भूख पर सबसे पहले कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि अगर आप भूख पर कंट्रोल करते हो तो सबसे ज़्यादा हमारा नीड वही, अगर हम भूख पे कंट्रोल करते हैं तो ही जा करके हमारा सारे प्लान को हम फिर आगे चल के लागू करें। क्योंकि देखिए, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, हम कृषि से शुरुआत करेंगे पंचवर्षीय योजना का, फिर आगे चलकर हम उद्योग की बात करते हैं, धीरे धीरे करके हम गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं और गरीबी हटाओ के बाद हम फिर एलपीजी मॉडल को अपनाएंगे और फिर साक्षरता दर, लिंग अनुपात वगैरह, लिंग अंतर, जेंडर गैप को कम करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारा लक्ष्य क्या था, क्योंकि देखिए हमारी जो भारत की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। क्योंकि अंग्रेज, अभी हम लोग नए ताज़ा बिल्कुल हम लोग आज़ाद हुए थे और उस समय जो चुनौती बहुत सारी थी, नया अभी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और अंग्रेज अच्छा खासा हम लोगों को लूट के गए थे। तो लूटने की वजह से क्या हुआ, हम लोगों की स्थिति बहुत ही मतलब गरीबी में गुजर रहा था। ऐसे में जो सरकार बनी उस समय, सरकार का जो मुख्यतः लक्ष्य था सबसे पहले क्या था कि लोगों को भोजन का जो समस्या है सबसे पहले वो कृषि के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। इसके लिए हैरोल्ड डॉमर मॉडल ने सबसे पहले किस पे फोकस किया, कृषि पे फोकस किया। और कृषि के माध्यम से उन्होंने काफ़ी हद तक इन्होंने लोगों को जो अनाज वगैरह का जो समस्या था, जो भुखमरी की जो समस्या थी, उन्होंने उस पर काफ़ी हद तक उन्होंने काबू करने का कोशिश किया। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि हैरोल्ड डॉमर मॉडल का जो है उसका लक्ष्य क्या था, तो कृषि का लक्ष्य था। और या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम किस मॉडल के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे मॉडल की, बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो हमारा लक्ष्य है वो क्या था, हमारा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अब हम बात करें, चूंकि कृषि पर काफ़ी हद तक हम लोग काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके थे। कम से कम अब भूख की समस्या पर हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल
कर चुके थे। हालांकि हम इस चीज़ का दावा नहीं कर रहे हैं कि उस समय सच में सारे लोगों को मतलब भूख से निजात मिल चुका था, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम इस भूख पर कंट्रोल करने का कोशिश हमने किया। तो अब ये जो मॉडल तैयार किया गया सेकंड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मॉडल तैयार किया गया था, ये किया गया था महालनोबिस के द्वारा, इसलिए इनका नाम पड़ गया था महालनोबिस मॉडल। तो इनका लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण। अब देखिए ये औद्योगिकरण के माध्यम से सरकार अब धीरे धीरे अपने देश की स्थिति को सुधारने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कृषि पर कंट्रोल लगभग हो चुका था। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब धीरे धीरे उद्योग की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि कृषि पर तो आप अभी तक सबको पता है कि कृषि पर कितना फायदा होता है लोगों को। निश्चित रूप से आज भी आप अगर देखेंगे तो उद्योग में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पे हम इनपुट कम लगाते हैं और आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है। हाँ ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में होता है कि शॉर्ट टर्म में, जैसे अभी हम उद्योग में अगर पैसा लगाते हैं तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमें लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आपको वो रिकवर हो जाता है। लेकिन रिकवर होने के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पे पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कुछ हद तक हमारे पास जो भी पूंजी था हमने वो लगाया वहाँ पर औद्योगिकरण पे हमने फोकस किया, ठीक है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोजगार का स्तर भी बढ़ा और लोगों को औद्योगिक वस्तु वगैरह भी लोगों को मिलना शुरू हो गया था। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम किस मॉडल के रूप में जानते हैं? तो क्या नाम रखेंगे इसका? क्या नाम है इसका? महालनोबिस मॉडल। क्या नाम है इसका? महालनोबिस मॉडल। इस महालनोबिस मॉडल का जो टारगेट था वो टारगेट क्या था? औद्योगिकरण को प्राप्त करना, इंडस्ट्री वगैरह को लगाने के लिए। इसके लिए हमने कई सारे देशों से, जैसे रशिया से और भी कई सारे देशों से हमने सहायता भी हमें मिला। और आगे चल के आप देखेंगे कि कई सारे इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी बेहतर हुए आगे चल के। कई सारे देशों से हमने मदद लिया, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने कई सारे देशों से हमने मदद लिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा है? वैसे चौथा हमने जानबूझ के स्किप किया क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये जो योजना अभी जो टॉप 5 योजना जो हम लोग जो लिस्टिंग हम किए हुए वो बस इसलिए किए हुए क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हम वैसी योजनाओं को हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं जब हम ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वो कब आया था? 1974 से लेकर के 1979 के बीच में ये आया गया था। मतलब ये जो टारगेट था इसी 5 साल के बीच का ये लक्ष्य रखा गया था। और ये पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के टाइम में आया था और इंदिरा गांधी का तो मशहूर नारा था कि गरीबी हटाओ पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, गरीबों के लिए काफ़ी कुछ करने का उन्होंने वायदे किए। वो अलग बात है कि वो गरीबी हटाओ के जगह पे कुछ लोग मजाक से कहते हैं कि उन्होंने गरीब को ही हटा दिया। देखिए होता क्या है ना कि गरीबों के हटाने की बात तो बहुत सारे जो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो अक्सर करते रहते हैं, पर रियलिटी जो डाउन टू अर्थ अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड के लेवल की अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सारे नेता इस चीज़ के उतना सीरियस रूप से काम नहीं किया, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन जितना वो वायदे करते, जितना वो दावा करते हैं उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ सकते हैं वर्तमान सरकार भी कितनी सारे दावा करके 2014 में इलेक्शन जीत कर वो आए थे और उन वादों का क्या हुआ? जो आप देख रहे हैं मार्केट में जो क्राइसिस, जो महंगाई जो उस लेवल पे पहुंच चुका है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो या फिर वो कच्चे तेल का दाम हो या फिर आप देख सकते हैं जो मार्केट में खाने पीने की जो खाद्य वस्तुएं वो सारी ही वस्तुएं काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन जो सरकार के लिए बहुत ही एक रिलेवेंट इशू माना जाता है, उस पर वो फिलहाल तो वर्तमान सरकार की फेलियर देखने को दिख रहा है। तो अगर उस समय की बात करते तो इंदिरा गांधी ने भी अपना मशहूर नारा लगा कि गरीबी हटाओ का नारा लगाना। उनको लगा कि शायद गरीबी हटाओ का नारा अगर हम लगाते हैं तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में मेरा अच्छा लीडर रहेगा और हम आराम से फिर से जीत सकेंगे। तो गरीबों को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। वो अलग बात है कि वो गरीबी हटाओ का नारा तो उन्होंने लगाया, लेकिन उस लेवल पे जाकर के काम हो नहीं पाया। ये तो आप खुद भी उस समय की आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखेंगे उस समय का जो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट वगैरह कई सारी रिपोर्ट है जो वो दावा की, वैसा वो कुछ नहीं हुआ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा जो है वो लाया गया था? तो क्या हम बताएंगे इसका? पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर के 1979 के बीच में ये लाया गया था। ठीक है, करेक्ट। तो ये भी हमारा हो गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आया गया था? 1974 से लेकर के 1979 के
बीच में आया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें गरीबी हटाओ पर फोकस करना है। याद रहेगा आप लोगों को कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का किससे कनेक्शन है हमारा, गरीबी हटाओ से हमारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कनेक्शन किससे है, तो कृषि पर आधारित था, कृषि को टारगेट करके चल रहे थे। और इस योजना का नाम क्या था हमारा, हैरो-डॉमर मॉडल। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1956 से लेकर के 61 के बीच में ये योजना लाया गया था। मतलब कि इस 5 साल के लिए योजना लाया गया था। और इस योजना को का जो निर्माण किया था, जो बनाया गया था, जो मॉडल था, वो क्या नाम था इसका, महालनोबिस मॉडल। और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया, औद्योगिकरण पे जोर देने का कोशिश किया। तो पहला क्या था, कृषि, दूसरा क्या हमारा, उद्योग, तीसरा फिर पांचवा क्या हमारा, गरीबी हटाओ का नारा। अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब लाया गया था, 1992 से लेकर के 1997 के बीच में लाया गया। तो इस योजना का जो हमारा जो प्रमुख लक्ष्य जो दिखता है वो क्या था हमारा, एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल, अब ये एलपीजी मॉडल है क्या, एल मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, उदारीकरण। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारीकरण। आपको बताएंगे उदारीकरण का मतलब क्या होता है। पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। और जी मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण का मतलब होता है जो नियम कानून कायदे जो सरकार का जो होता है उसको थोड़ा सा लिबरल बनाया जाए, लचीला बनाया, कानून को थोड़ा सा लचीला बनाया जाए, ताकि दूसरे जगह के लोग, दूसरे देश के लोग भी जब यहाँ आए तो उनको व्यापार करने में क्या हो, सुविधा हो। आप जान रहे हैं कि आज भी अगर, अब तो फिर भी कुछ हद तक पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, अगर किसी को व्यापार वगैरह करना हो तो अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो आज भी थोड़ा बहुत तो पच्चर तो हो ही जाता है कि किसी को अगर लाइसेंस वगैरह कुछ काम करा लो, देख लो ऑफिस के लोग चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये तो लिबरलाइजेशन का अच्छा एक संकेत नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में अब जो है लाइसेंस वगैरह काफ़ी आसानी से मिल जाता है। पहला मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन। वो क्यों लाया गया था, ताकि विदेशी लोग यहाँ आए और आराम से वो अपना व्यापार वगैरह कर सके। पी मतलब क्या हमारा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण। निजीकरण का मतलब ये होता है कि अब जो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है वो केवल मतलब सरकार ना करे। क्योंकि जिस समय की दौर की हम बात करें, 1991 के टाइम की बात करते हैं, उस समय तो ज़्यादातर जितना भी सामान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सरकार ही बनाती थी। मैक्सिमम चीज़ें जो सरकार ही उत्पादन करती है, उत्पादन क्रियाओं में सरकार की भागीदारी ज़्यादा थी, जो कि मेरे ख्याल से वो उतना अच्छा शुभ संकेत इसको हम नहीं कह सकते। तो प्राइवेटाइजेशन में मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अब प्राइवेट लोगों को, मतलब निजी लोगों को जो अब अपने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन में उनको हम जगह देने की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अब उत्पादन में निजी लोगों का हाथ होगा। निश्चित रूप से आप देखिए 1991 के बाद अब आम लोग, हम लोगों के पास देख लीजिए कि कितने सारे ऑप्शन हो चुके हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी है। आज अगर मार्केट जाते हैं तो कोई भी ब्रांड का, जैसे में शैम्पू यूज़ करना हो, कंडीशनर यूज़ करना हो, साबुन यूज़ करना हो, तो आप देखिएगा मार्केट में कई सारी कंपनियों का जो है हमारा बहुत सारे ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है अपने बजट के हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो अब कौन करेगा, सरकार की जगह पे निजी लोग करेंगे, प्राइवेट लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि अब जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था से अटैच हो चुका होगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि विश्व के लोग भी यहाँ पे आकर आराम से व्यापार कर सकते हैं और यहाँ के लोग भी विश्व में कहीं भी जाकर के अपना व्यापार वगैरह कर सकते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए ये मुक्त व्यापार की नीति की जैसा है। जैसे 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वहाँ पे ब्रिटेन में कहा गया था कि चलो अब आपको जो है मुक्त व्यापार का जो है, चूंकि 1813 के बाद मुक्त व्यापार की नीति को फॉलो करने लिया गया। मतलब ये कहने का मतलब है कि अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार क्यों करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, उनको भी व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। और धीरे धीरे करके सारी कंपनियों को व्यापार करने का मौका मिला भी। तो कमोवेश 1991 में भी यही हुआ कि 1991 के पहले जो है हमारे देश में मतलब कि ये बहुत सारी बाहरी कंपनी यहाँ पे वो आती नहीं थी। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट वगैरह यहाँ पे लेके नहीं आए थे, मतलब उतनी सारी कंपनी हमारे पास नहीं थी। तो प्रोडक्शन वगैरह सब खुद ही करते थे, सरकार ही करती थी। देखो कहने के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भारत की जो 1991 से जो पहले थे वो बंद अर्थव्यवस्था था। बंद अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं था, मतलब कम स्तर पे, मतलब हम व्यापार तो करते थे लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे कम स्तर पे हम व्यापार करते थे। ठीक।
तो जी मतलब तो ग्लोबलाइजेशन मतलब अब भारत की अर्थव्यवस्था की भारत का बाजार विश्व के तमाम देशों के लिए, विश्व के तमाम देशों के लिए बिल्कुल ओपन हो गया, खुल गया कि भैया ठीक है, आपको भी व्यापार करना है, आप यहाँ पे आओ और मजे से व्यापार करो, अपना मुनाफा कमा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें भी अगर मन होगा तो हम भी आपके यहाँ जा करके मतलब कुछ भी अगर बेचना होगा तो हम भी बेच सकते हैं। मतलब आयात और निर्यात पर बिल्कुल छूट मिल गया कि जितना आप इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करो, जितना आप एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करो। ये एलपीजी मॉडल अपनाया गया था और इसको अपनाने का जो असली कारण क्या था, आखिर आप सोच के देखिए कि ये एलपीजी मॉडल 1991 में, जिसको कि राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ देता है कि एलपीजी मॉडल जो 1991 में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आता उसको एक और मॉडल के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं राव मनमोहन मॉडल। तो राव मनमोहन मॉडल का मतलब क्या है? राव मतलब क्या? नरसिम्हा राव समय के जो पीएम थे, और मनमोहन सिंह उसके सलाहकार थे, वित्तीय सलाहकार आप कह सकते हो, वित्त मंत्री आप कह सकते हो, वो थे। उन दोनों, चूंकि देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा था, विदेशी मुद्रा काफी कम था, बहुत ही कम, हमें लगता है कि शायद 15 या 20 दिन के आसपास हमारे पास मात्र बचे हुए थे। आई थिंक हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, यानी कि डॉलर जो हमारा लगभग खत्म होने की कगार पे था। आप सोच के देखिए, अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा, विदेशी मुद्रा नहीं होगा, तो क्या हम विदेशों से कच्चा माल यानी कि कच्चा तेल मंगा पाएंगे? नहीं मंगा पाएंगे। और कच्चा तेल अगर नहीं मंगाते हैं, जो कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है भारत के लिए, तो सोच के देखिए कि अगर हम कच्चा तेल हमारे पास नहीं होगा तो सारा परिवहन व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ सकता है, बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ सकती है, कि ऊर्जा में हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और बिना ऊर्जा का कोई भी देश डेवलप तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हमें एलपीजी मॉडल तो मजबूरी में अपनाना था। और पहले की सरकार डरती थी, चकती थी, वो सोचते थे कि हम तो समाजवादी सरकार है, हमें क्या जरूरत है दूसरे देशों को यहाँ पे लाने का, नहीं लाना है, अंग्रेजों ने हमें लूटा तो इस वजह से हमें जो लाना ही नहीं है। एक डर तो होता ही है कि जो पहले हम लोगों ने एहसास झेला कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार के लालच में आई थी और धीरे धीरे हम लोगों को गुलाम बना दिया गया था, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठा होता है, और ये डर काफी दिनों तक हमारा रहा। लेकिन जब एक मजबूरी बन गई कि चलो भैया अब तो ऑप्शन नहीं है, हमें भी अपनाना पड़ेगा, और फाइनली हमने अपनाया भी, और अच्छा किया। आप देख लो कि अभी मार्केट की स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है, हमारे पास हर मतलब इतने सारे ब्रांड, मल्टी ब्रांड मार्केट में पूरा फैला हुआ है। आपको देखिए जोमेटो है, स्विगी है, आप ओएलएक्स है, कितनी सारी सर्विसेज मिल रहा है। उसी तरह से गुड्स के जैसे आप देख लो, जैसे कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का भी आप देख लो कई सारे ब्रांड के मार्कर मिलते हैं, जबकि पहले क्या था कि अब आपको केवल एक ही ब्रांड का मिलेगा, गरीब हो चाहे अमीर हो सबको वही यूज करना है। जबकि ये चीज़ क्या मतलब, ये चीज़ कहीं ना कहीं पार्सल किया जाता है कि मतलब ठीक है, अपने हैसियत के हिसाब से जिन्हें जो खरीदना अपना परचेज कीजिए, यानी कि कम से कम लोगों के पास विकल्प तो होना ही चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि हमें क्या यूज़ करना है। देखिए कंपटीशन आने से कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम क्वालिटी जरूर बेहतर होता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन के लिए अच्छा है। एलपीजी मॉडल की वजह से मार्केट में पूरा कंपटीशन आ गया। आप सोच के देखिए ना कि अभी भी हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम 10 रुपए का बैटरी नहीं बना सकते, लेकिन चाइना क्या करता है, 10 रुपए में टॉर्च बना के बेच देता है। ये उसका देख लीजिए आपकी मतलब हार्डवेयर उसका कितना ज़्यादा कमांड है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट को कैसे कम किया गया, अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हम जानबूझ के डिटेल ज़्यादा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को इस मॉडल को समझने में आसानी हो, एलपीजी मॉडल को, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले मॉडल की बात करते हैं। आखिरी जो मॉडल है हमारा वो क्या है, हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लगभग ये कब लाया गया था, 2002 से 7 में। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, शायद ये 2002 से 7 में नहीं, ये आया था 2012 से 17 में आया था, 12 से 17 में नहीं सॉरी 2007 से 12 है, 7 से 12 ठीक है, 2007 से 12 एक सेकेंड 2007 से 12 दोस्त 10वीं 12वीं गलती हो गया, टेक्स्ट में इसको बताना होगा था। एक्चुअली ये जो लक्ष्य है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 के बीच आया गया था, ठीक है, 2002 से 2007। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो हमारा ये था कि साक्षरता दर में वृद्धि हो, भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हो।
लोगों की जो एजुकेशन की जो थोड़ी सी जो मामला था वो थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि साक्षरता बहुत ही जरूरी था हमारे लिए, आज भी जरूरी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 7 के बीच में आ गया, तो उसका मुख्यतः लक्ष्य क्या था? साक्षरता दर में वृद्धि होना, साक्षरता इनकी जो एजुकेशन रेट है उसमें वृद्धि हो, और मतलब लिटरेसी रेट में वृद्धि हो, और लिंग अंतराल में कमी हो। लिंग अंतराल का मतलब क्या होता है? जेंडर गैप, जिसको इंग्लिश में क्या होता है? जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब क्या? लड़के और लड़कियों के बीच में जो विविधता है, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उस चीज को कम करने का सरकार कोशिश की। ये हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा लक्ष्य था। अगर हम बात करते हैं, अगर वैसे मोटा मोटी याद कर रखने के लिए, वैसे इतना से आपका काम चल जाएगा, फिर भी आखिरी जो पंचवर्षीय योजना वो क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य क्या था? तीव्र और धार्मिक विकास, समावेशी विकास की बात करता है। तीव्र समावेशी विकास और धार्मिक विकास। अब तीव्र विकास की मतलब कि हमें ग्रोथ को थोड़ा सा तेज ग्रोथ को करना है, मतलब कि हमारा जो ग्रोथ का रेट है वो थोड़ा सा और तेजी से हो। समावेशी का मतलब होता है कि ऐसे हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट करने का हमारा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए। समावेशी का मतलब होता है कि विकास तो हम करेंगे, लेकिन बिना किसी क्षतिपूर्ति को, बिना किसी क्षति पहुंचाए करना चाहेंगे। उसके बाद एक टर्म क्या था इसमें? समावेशी मतलब होता है सबको साथ में लेकर के चलने की बात करें। तो आखिरी जो पंचवर्षीय योजना वो कौन सा था? 12वीं। तो 12वीं जो है वो हमारा क्या था? लास्ट, 12th लास्ट था। उसके बाद फिर हम लोगों ने योजना आयोग को फिर बंद कर दिया, और हमने फिर नीति आयोग को हमने चालू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगता हो तो ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर जब भी हमारा जो अगला वीडियो जब जाएगा तो आपको सबसे पहले आपके पहुंच जाएगा। थैंक यू।